सन 1990 में एक ऐसी जगह जो एकदम बंजर थी, धूल मिट्टी, पानी तक नहीं था, चारों तरफ रेती रेत और रेगिस्तान फैला हुआ था। वह आज के समय एक ऐसी जगह बन गई है जिसने दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया है। जिस जगह पर पानी की इतनी किल्लत थी, वहाँ पर आज की डेट में हर साल 128 बिलियन इंपेरियल पानी बड़े आराम से प्रोवाइड किया जाता है। बड़े बड़े फाउंटेन और कैनल आज की डेट में बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। जहाँ कभी रेत हुआ करती थी, आज वहाँ वर्ल्ड क्लास रोड, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़े मॉल, सबसे बड़े होटल, दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट और सबसे ऊंची लिफ्ट है। यह कहा जाता है कि रेत के ऊपर नॉर्मल बिल्डिंग बनाना बहुत मुश्किल है, और इन्होंने रेत के ऊपर ही दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को खड़ा कर दिया। यहाँ की पुलिस लैम्बोर्गिनी और फेरारी जैसी सुपर कार्स में चलती है। आप अभी तक समझ गए होंगे कि मैं दुनिया के किस देश की बात कर रहा हूँ, जो दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक दुबई है। अब आपको लग रहा होगा कि इनके पास बहुत सारे ऑयल के भंडार होंगे, इसीलिए यह सब मुमकिन कर पा रहे हैं। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है। इनकी जीडीपी का मात्र 1% हिस्सा ही तेल से आता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि इतना सब मुमकिन कैसे हुआ, और ऐसी क्या दिक्कत आ रही है बाकी देशों को जो वह नहीं कर पा रहे हैं और दुबई कर लेता है। तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दुबई इतना अमीर कैसे बन गया? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और रोज़ नए नए अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। भारत से पश्चिम की तरफ जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसे 7 अलग अलग किंगडम के राजाओं ने मिलकर बनाया, जिसका नाम पड़ा यूएई। कौन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये डिसाइड एक अलग तरीके से होता है। यह जो 7 किंगडम है, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि जो अबू धाबी का राजा होगा वह हमेशा प्रेसिडेंट होगा, और जो दुबई का राजा होगा वह हमेशा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इसीलिए यूएई में जब आप देखोगे, जो पावर है वह अबू धाबी और दुबई में कॉन्सेंट्रेट रहती है। और यही कुछ रीज़न है जिसकी वजह से यूएई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर दो चीज़ें एक ही कंट्री में दिखती है, जिसमें एक तरफ लग्जरी शहर दिखते हैं और दूसरी तरफ से कंट्री में आप बंजर गांव में बसे घर देखेंगे। दुबई इतना अमीर कैसे बन गया? सन 1820 में आज जो दुबई है, उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ भी नहीं था। इस एरिया पर अलग अलग शेख अपने अपने एरिया को रूल करते थे। इस एरिया को शेखडम कहा जाता था। आज जहाँ पर दुबई है, उस समय इसको मछुआरों का गांव कहा जाता था, जो अबू धाबी की सल्तनत में आता था। 1833 में शेख मखदूम बिन राशिद ने इसे अबू धाबी से अलग करके एक अलग किंगडम बनाया था। इन्हीं को दुबई का फाउंडर कहा जाता है। अभी भी दुबई के जो रूलर है वह इसी खानदान से आते हैं। दुबई की किस्मत कैसे बदली? 1853 में दुबई का एक एरिया फिशिंग से बढ़कर पर्ल बिजनेस के लिए फेमस हुआ, लेकिन दुबई अभी भी एक गाँव ही कहलाता था। दुबई की असली किस्मत बदली थी 1958 में, जब शेख शाहिद बिन सईद दुबई के रूलर बने। इन्होंने दुबई को गांव से निकालकर एक चमकता शहर बना दिया। सन 1959 में यूरोप गए और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, और वहाँ से आते ही इन्होंने डिसाइड किया कि दुबई को एक ट्रेंडिंग ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस का हब बनाएंगे, जो पूरी दुनिया में फेमस होगा। दुबई, ईरान, इराक, सऊदी और कतर के बीच में यह रास्ता एशिया, अफ्रीका और यूरोप को भी कनेक्ट करता था। इसीलिए दुबई की जो स्थिति थी वह बहुत ही अच्छी जगह पर थी। इसी को ध्यान में रखकर शेख रशीद ने एयरपोर्ट बनवाया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत सारा पैसा लगाया। जो भी पैसा आ रहा था
वो सब इन्हीं चीज़ों पर लगा रहे थे, जिसको लेकर इनका काफ़ी मजाक उड़ाया गया, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे थे, जिसकी दिक्कत पड़ रही थी। इसके बाद सन 1966 में दुबई में तेल निकलता है, लेकिन काफ़ी कम निकलता है। शेख रशीद को यह पता था कि यह तेल ज़्यादा दिन तक साथ नहीं देगा, और इससे जो पैसा आ रहा था वह इन्हीं सब कामों पर खर्च कर रहे थे। उन्होंने उस टाइम पर एक लाइन भी कही थी जो आज भी काफ़ी फेमस है। उन्होंने कहा था कि मेरे दादा ऊंट की सवारी करते थे और मेरे पिता भी ऊंट की सवारी करते थे। मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा, उसका बेटा भी लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन हालात ऐसे होंगे कि उसके आने वाला बेटा दोबारा से ऊंट चलाएगा। इसीलिए वे दुबई को ऐसा शहर बनाना चाहते थे जो सिर्फ तेल पर डिपेंड न रहे। दुबई के गेम चेंजर फैसले और निर्णय। दिसंबर 1971 में सातों किंगडम मिलकर एक हो जाते हैं और एक ऐसी कंट्री बना लेते हैं जो काफ़ी मददगार साबित हुई। इन सभी चीज़ों की बदौलत दुबई चमकने लगा। जब बाकी देश तेल के पैसे से बड़े बड़े महल बना रहे थे, तब उस समय शेख रशीद की सोच एकदम अलग थी। इसके कुछ टाइम बाद ही एक ऐसी चीज़ की गई जिसको किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब सारे पोर्ट तैयार थे, काफ़ी शिप दुबई के अंदर जा रहे थे, तो पोर्ट पर पैसे बढ़ाने के बजाय शेख रशीद ने यह अनाउंस कर दिया कि दुबई का कमर्शियल पोर्ट फ्री कर दिया गया है। इसका मतलब यह था कि इस एरिया से जो भी जहाज़ निकलेगा उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उस पूरे एरिया को टैक्स फ्री कर दिया गया। शेख रशीद का यह प्लान एक गेम चेंजर साबित हुआ, जिसके कारण इस एरिया में काफ़ी सारे जहाज़ आकर रुकने लगे और दुबई की जीडीपी का 24% हिस्सा यहीं से आने लगा था और दुबई एक बहुत बड़ी सिटी बनने की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। इसका पूरा क्रेडिट जाता है शेख रशीद और उनके गोल्ड डिसीजंस को, जिनकी सोच उस समय ऐसी थी। आज भी काफ़ी ऐसे बड़े लीडर्स हैं जो ऐसा सोचने और समझने में बहुत झिझकेंगे। दुबई को डेवलप करने के लिए बाहर से हाईली स्किल्ड लोगों को बुलाया गया, क्योंकि किसी भी कंट्री का विकास तभी हो सकता है जब पॉपुलेशन स्किल्ड और लोगों में आगे बढ़ने का उत्साह हो। उस टाइम पर एक चीज़ और हुई थी। पाकिस्तान का एयरपोर्ट कराची एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा और बिजी एयरपोर्ट हुआ करता था। पाकिस्तान के अच्छी लोकेशन पर होने की वजह से अमेरिका से लेकर ब्रिटिश एयरवेज सब फ्लाइट पाकिस्तान से होकर जाती थी। इसीलिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन काफ़ी बड़ी एयरलाइन बन गई थी। इस चीज़ को शेख दुबई के फेवर में करना चाहते थे, क्योंकि दुबई की लोकेशन भी काफ़ी अच्छी थी। इसके लिए उन्होंने काफ़ी रनवे और एयरपोर्ट बनवाए। 1985 में दुबई ने एक एयरलाइन शुरू की, जिसका नाम उन्होंने एयर एमिरेट्स रखा। इसके लिए उन्होंने ज़्यादा पैसा देकर पाकिस्तान से ही एयरप्लेन खरीदना शुरू किया और एक एक करके पाकिस्तान का पूरा बिजनेस दुबई में कर लिया। एयर एमिरेट्स एयरलाइंस जो बाकी एयरलाइंस है उनको काफ़ी पीछे कर देती है, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने एयर एमिरेट्स को आगे बढ़ाने के लिए अलग से पैसे दिए जाते हैं और टैक्स फ्री किया जाता है, और बाकी देशों की कंट्री उनसे टैक्स भी लेती थी। जो खर्चा होता था वह पैसेंजर को अपनी जेब से देना होता था। यही वजह है कि एयर एमिरेट्स ने सबको पीछे कर दिया। दुबई कैसे बनी बेस्ट कंट्री? दुबई को ऐसे बनाया गया है कि वहाँ किसी भी कंट्री और धर्म के लोग बिना किसी हिचक के आ सके। एक बार आने पर उनका बार बार आने का मन करे, जिससे दुबई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाए। यही सोच आज हम दुबई के अंदर देखते हैं। देखते ही देखते पोर्ट और ट्रेडर्स की बदौलत दुनिया भर के लोग दुबई में आने लगे। यहाँ से शेख रशीद ने सोचा कि जो लोग आ रहे हैं इनको और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दे दी जाए ताकि यह लोग दुबई में ही रुके। इसके बाद दुबई को एक टूरिस्ट प्लेस बनाने की मुहिम शुरू हुई। अब दुबई के अंदर बड़े बड़े होटल और बिल्डिंग्स बनाकर दुबई को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का काम शुरू हुआ। दुबई में उस समय बहुत सारे लग्जरियस होटल्स बनाए गए। इसके साथ ही दुबई का होटल सेक्टर बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने लगा।
अभी तक दुबई उन लोगों से कमा रहा था जो शिप के द्वारा दुबई आ रहे थे। दुबई ने टूरिज्म को कैसे किया अपनी तरफ अट्रैक्ट। सन 1990 में शेख रशीद ने सोचा कि पूरी दुनिया से लोग टूरिज्म के लिए दुबई आए ताकि दुबई और आगे बढ़े, लेकिन होटल्स वगैरह होने के बाद भी दुबई में लोग आ नहीं रहे थे। इसका हल निकालने के लिए दुबई ने अपने टूरिज्म के अंदर एक चीज़ को और ऐड किया, जो पूरी दुनिया में फेमस और पॉपुलर चीज़ें थी उनको और बड़े स्तर पर करके दुबई के अंदर लाया गया। सन 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनवाया गया। ये उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा होटल था, जिसे एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनाया गया था। लेकिन यह होटल सही से चलता, इसी बीच सन 1999 में शेख रशीद की डेथ हो जाती है। उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन रशीद दुबई के प्रिंस बनते हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद भी अपने पिता की तरह ही थे। उन्होंने दुबई को और तेज़ी से आगे बढ़ाया और अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़े। बुर्ज अल अरब होटल की ओपनिंग 1 दिसंबर 1999 को कराई गई। यह होटल उस समय का दुनिया का सबसे महंगा और लग्जरियस होटल में से एक था। यह उस पर्टिकुलर समय का दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल था। जिस रेत में एक कमरा बनाना मुश्किल काम था, वहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े नामी आर्किटेक्ट को बुलाकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग स्किल की लाइन लगा दी गई। समुद्र के अंदर मिट्टी भरकर उसमें पूरी सिटी बना दी गई। यह सिर्फ सपने में ही सोचा जा सकता था। लेकिन दुबई ने रेगिस्तान में मल्टीपल आइलैंड बनवाए और यह सब चीज़ें जब बन रही थी तब पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। उसके लिए दुबई ने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लगाया, जिसमें समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया गया और जो पानी की समस्या थी उसे भी दूर कर दिया गया था। दुबई ने कुछ समय बाद ही पूरी कंट्री को टैक्स फ्री कर दिया, जिसके कारण बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर किसी भी छोटे व्यक्ति को टैक्स नहीं देना पड़ता है, जिसके कारण दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने अपने हेडक्वार्टर्स और बिजनेस सब दुबई में शिफ्ट कर दिया। दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के सबसे प्रमुख हवाई अड्डों में से एक है। 1970 के दशक तक दुनिया भर से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का स्वागत करने के लिए DXB हवाई अड्डे को पूरी तरह से तैयार किया गया था। यह हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। 2022 की तीसरी तिमाही में हवाई अड्डे ने 18 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराई, जो किसी भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से काफ़ी आगे है। DXB हवाई अड्डा 300 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। यह एयरपोर्ट एक साल में 90 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराता है। दुबई की सिटीजनशिप। दुबई में बाहर से काफ़ी लोग आ गए थे। लगभग 35 लाख से करीब दुबई की पॉपुलेशन है, लेकिन जो दुबई की परमानेंट पॉपुलेशन है सिर्फ 3 लाख ही है। भले ही दुबई में बाहर के लोग ज़्यादा रहते हो, लेकिन वो कभी किसी बाहर वाले को अपनी सिटीजनशिप नहीं देता है। दुबई के जो सिटीजन होते हैं वह अरबी ही होते हैं, जो 1925 से पहले से दुबई में रहते हो या फिर जिनके माता पिता UAE से हो। दुबई सिटीजनशिप के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, फ्री हाउस, कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जैसी चीज़ें मिलती है। यह एक टाइप से मंथली इनकम होती है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो आपको 1 से 1.5 लाख तक टॉपअप मिलता है। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो गवर्नमेंट आपको ज़मीन भी देती है। एक इमरती सिटीज़न पैदा होते ही बिना कुछ किए एक बिलियनियर बन जाता है। यह सारी फैसिलिटी इसीलिए दी जाती है ताकि दुबई का सिटीज़न खुश रहे। प्रॉब्लम्स इन दुबई। देखिए, दुबई एक ऑटो क्रेडिट इस्लामिक कंट्री है, जहां उसके सिटीज़न तो खुश ही है, लेकिन हर किसी के लिए दुबई की जर्नी अच्छी नहीं रहती है। जितने कम टाइम में दुबई बना है, उसको बनाने के लिए उतने ही ज़्यादा वर्कर्स लगे हैं। यह सारे वर्कर्स दुबई के सिटीजन्स नहीं हैं, बल्कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस इन देशों से आते हैं।
और कई केसेस में एम्प्लॉयज़ इनकी सिचुएशन का मिसयूज़ करते हैं। दुबई और गल्फ़ के बाकी देशों में जब बाहर के वर्कर्स काम करने के लिए आते हैं तो वह सीधे काम करने के लिए नहीं आ सकते। उन्हें एक सिस्टम के तहत आना पड़ता है जिसे कफला सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के द्वारा दुबई की गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स को परमिशन देती है कि वो बाहर के वर्कर्स को ला सके। इस परमिशन के बाद एम्प्लॉयर्स बाहर के वर्कर्स को टिकट के पैसे देकर बुलाते हैं, रहने के लिए जगह और सैलरी देते हैं, जिसके ज़रिए बाहर के वर्कर दुबई में आकर काम करते हैं। उनका एम्प्लॉयमेंट और उनका वीज़ा दोनों लिंक होता है और उनके जो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं वह एक प्राइवेट आदमी के पास जमा होते हैं। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है इस सिस्टम की, क्योंकि अगर उसके वर्कर्स को काम छोड़ना हो तो उसके लिए एम्प्लॉयर्स की मंजूरी चाहिए होती है। बाहर से आए हुए वर्कर्स को बिना परमिशन के देश छोड़ना एक क्राइम है, जिसके लिए उसको सज़ा भी हो सकती है। कुछ केसेस में इनसे गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है, क्योंकि वह वहाँ की लैंग्वेज नहीं समझते हैं। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स के अनुसार दुबई में मेल वर्कर्स के लिए तो कानून कुछ हद तक ठीक है, लेकिन फीमेल वर्कर्स के लिए यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं, उनको फैमिली मेम्बर से बात नहीं करने दिया जाता और 20-20 घंटे काम कराया जाता है। सिर्फ 4 घंटे उनको आराम के लिए दिया गया और कोई छुट्टी भी नहीं दी गई। इसके साथ ही कोई भी ऐसा इमरजेंसी नंबर नहीं था जहां पर वो इन सब की कंप्लेंट कर सके। दुबई दिखने में तो मॉडल सिटी बन गई है, लेकिन वहां पर अभी भी अथर्वेटिव और कॉन्सर्वेटिव राज चल रहा है। लेकिन रेगिस्तान की रेत को एक बड़े शहर में बदलना यह चमत्कार से कम नहीं है।